जब ये नई गाइडलाइन आई तो उसमें ओबीसी को जोड़ा गया तो देश में भूचाल आ गया। कैसा भूचाल? जो मंडल कमीशन के समय आया था। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, एससी एसटी ओबीसी को अपना भाई मानते हैं धर्म के आधार पे, जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। ये नारा खोखला है भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। इतने लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको नकार के ऐसा क्या है कि कल फाइल हुआ और आज स्टे हो गया और हमारे मामलों पे फैसले नहीं हो रहे। हम किसी भी कीमत पे अन्याय नहीं सहेंगे, इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम इसका विरोध करेंगे जब तक यूजीसी की सारी गाइडलाइन लागू नहीं होती। जब यूजीसी की गाइडलाइन आई तो देश के लोगों को नहीं पता था बहुत बड़े पैमाने पे कि यूजीसी क्या है और इससे किस तरह के बदलाव हो। हालांकि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है वो इस बात को समझता है। 2012 में थोराट कमेटी के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन आया था, उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन बनी थी, जिसमें एससी एसटी के लोगों को, बच्चों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अधिकार मिले थे कि उनके ऊपर जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटियों में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो सामने आए थे जिनकी वजह से महसूस होता था कि हम सशक्तिकरण के लिए विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन यहाँ सशक्तिकरण नहीं, यहाँ तो बच्चों की जाने जा रही। अब जो गाइडलाइन आई है, उन गाइडलाइन में और इन गाइडलाइन में एक विशेष बदलाव ये हुआ है कि ये गाइडलाइन सरकार की इच्छा से नहीं आई, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आई। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तडवी के केस में, जहां उनका परिवार गया था कोर्ट में, यूजीसी को ऑर्डर किया कि आप अपनी गाइडलाइन बनाइए और इस तारीख से पहले जमा कराइए। जब उन्होंने वो गाइडलाइन बना के जमा कराई तो उसमें एक नई चीज ये आई कि ओबीसी को भी, जिस बात को हम लंबे समय से कहते आ रहे थे, उस बात को उन्होंने पुख्ता कर दिया कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। मुझसे पहले सतपाल चौधरी जी यहां बात रख रहे थे, वो राजस्थान हरियाणा की बात कर रहे थे। तो जिस तरह से चुनाव में 35 बनाम 1 किया गया, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, एक जाति के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ, इतने बड़े पैमाने पर। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, इस बात को हमारे महापुरुष लंबे समय से कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सहयोगी रहे सर छोटू राम भी इस बात को कहते आए। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले, स्वागत करने वाले तमाम उस समय के प्रतिनिधि, जिनमें सर छोटू राम थे, वो भी इस बात को कहते आए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यहां से लेके गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके वहां तक इस बात को कहते आए कि इस देश में कमजोर वर्गों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ये भेदभाव बहुत सारे लोग जो सशक्त हो गए उनको लगता है कि नहीं होता, लेकिन जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, वो इस बात को जानते हैं कि भेदभाव होता है। तो जब ये नई गाइडलाइन आई तो उसमें ओबीसी को जोड़ा गया तो देश में भूचाल आ गया। कैसा भूचाल? जो मंडल कमीशन के समय आया था, ऐसा भूचाल। चंद लोग विरोध में उतरे और मीडिया ने उस विरोध को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे बहुत बड़ी क्रांति होगी। मेरे आज भी याद है 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, 12 बजे तक उस आंदोलन के लोग मजाक बना रहे थे कि क्या कमजोर वर्गों के लोग भी भारत मत कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद देश का हर न्यूज चैनल कोशिश कर रहा था कि वो इस आंदोलन को बदनाम कर दे। तो यहां चंद लोग विरोध करने आए और उस आंदोलन को इस तरह दिखाया गया कि 4 लोग खड़े हो जाते तो टीवी मीडिया कवरेज करता है, डिबेट होती है, डिबेट में एक ही विचार के, एक ही टाइटल से जुड़े लोग बैठ के ये तय करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और वो बताते हैं टकराव जैसी स्थिति हो रही। तो फिर मुझे मंडल कमीशन को पुनः पढ़ना पड़ा कि मंडल कमीशन के समय क्या हुआ। और मैंने बार बार ये सवाल खड़ा किया कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज उनको क्या हुआ है? अगर वो वास्तविकता में कमजोर वर्गों को, एससी एसटी ओबीसी को अपना भाई मानते हैं
धर्म के आधार पे जब वो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आज अगर किसी छोटे भाई को कुछ मिल रहा है, उनके बच्चों की, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटियों में सुसाइड के और उस तरह के अटेम्प्ट में बच्चों के द्वारा कि उनकी जान जा रही है, तो वो भाई भाई की बात करने वाले लोगों को तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। उनको तो चाहिए था, वो स्वागत करते हैं इस बात का। भाई अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को भाई कह रहा हूं, तो मैं पार्लियामेंट में ये भी कह रहा हूं कि पिछड़े वर्ग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप अगले एक हफ्ते में देखना, मैं इस बात को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा। मैं मंचों से कह रहा हूं कि पिछड़े अति पिछड़े समाज को 27% मिला है, ये बढ़कर 52% होना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग को उठा रहे हैं, इससे हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। हम लोग जिनको बहुजन समाज कहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध, हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं है। तो यही तो भाईचारा हुआ ना। तो क्या तो ये नारा खोखला है भाई भाई का जो ये लोग लगाते हैं, या फिर अगर नारा खोखला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जब जब हमें कुछ मिलेगा तब तब इस देश में मजबूती से विरोध होगा। और विरोध तो हम लोग भी करते हैं अपने अधिकारों के लिए। किसान आंदोलन में कितना बड़ा विरोध था, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन देखने दिखाने का चश्मा तो एक ही है, वो अपने चश्मे से दिखाते हैं। कभी वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में किसान नहीं हो सकता है, यही तो तर्क देते हैं ना, वो फॉर्च्यूनर चलाने वाला किसान नहीं हो सकता है, ट्रैक्टर वाला किसान नहीं हो सकता है, बड़े बंगले वाला किसान नहीं हो सकता है। तो जो भी यहाँ आंदोलन करने सरकार खिलाफ आए, उन्होंने क्या कहा? SC/ST के लोग आए कि ये तो नक्सली हैं, किसान आए तो ये खालिस्तानी है, मुसलमान आए तो कहा कि ये आतंकवादी हैं, किसी को माओवादी कहा, किसी को कुछ कहा। तो उनका काम तो मीडिया बड़ी आसानी से कर देती है, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो मीडिया कर देती है टीवी डिबेट में बिठा के। और उसी टीवी को देख के हमारे लोग प्रभावित होते हैं, उसी टीवी को देख के जज साहब का मन बदलता है। और इतने केसेज होने के बावजूद आपको सोचना चाहिए, इतने केसेज पेंडिंग पड़े हैं। मध्य प्रदेश का 17% का 27% का जो है पेंडिंग पड़ा है, 13% जो है वहां जो रिजर्व किया गया है, रोका गया है, वहां का वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उस पेंडिंग को छोड़ के यहां जो है दिन पहले PIL दाखिल होती है और अगले दिन सुनवाई हो जाती है। इतने लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको नकार के 90 में मंडल कमीशन आ गया था। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में 14% रिजर्वेशन मिलता है पिछड़ी जातियों को, 13% होल्ड किया हुआ है। उनका मामला लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज देती है, कभी सुप्रीम कोर्ट वापस हाईकोर्ट भेज देती है। तो चिंता होती है हमारे कमजोर वर्गों के, किसानों के मन में, मजदूरों के मन में कि ऐसा क्या है कि कल फाइल हुआ और आज स्टे हो गया और हमारे मामलों पे फैसले नहीं हो रहे। इसलिए मन में चिंताएं पैदा होती है कि देश का लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, देश के इंस्टीट्यूशन किस तरफ जा रहे हैं, सरकारें किसके पक्ष में खड़ी हैं, कोर्ट किसके पक्ष में खड़े हैं, एजेंसियां किसके पक्ष में खड़ी हैं। ये सारी बातें आज हमारे सामने। हम किसी भी कीमत पे अन्याय नहीं सहेंगे, इसलिए हमने ऐलान किया है कि हम इसका विरोध करेंगे जब तक UGC की सारी गाइडलाइन लागू नहीं होती। और जब तक ये लागू नहीं होती, जब तक ये स्टे खत्म नहीं होता, तो हम आंदोलन भी करेंगे और जितना भरसक हमसे प्रयास हो सकता है वो प्रयास भी करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आज समय है दोस्त और दुश्मन को पहचानने का। आज समय है ये देखने का कि आज आपके बच्चों की संस्थागत हत्या हो रही है तो कौन आपके पक्ष में खड़ा है, कौन सिर्फ वोट लेने के लिए आपसे भाईचारा करने का, नारे लगाने का, नारे दिखाने का, मूर्ति दिखाने का, फोटो दिखाने का प्रयास कर रहा है। किसके मन में छल है, कौन साफ है, कौन पाक है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन जो है आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे वोट का रिश्ता रखना चाहता है, या फिर कौन आपके लिए लड़ना चाहता है, इसका फैसला आपको स्वयं करना है। क्योंकि हम व्यक्ति आधारित आंदोलन नहीं चला रहे, विचार आधारित आंदोलन चला रहे हैं और विचारधारा के अनुसार पे हमें निर्णय लेने हैं। इतनी बड़ी, जब आप समझिए जो आज सत्ता में नहीं है उसको तो हमारी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। भाई जनता काम थोड़ी सड़कों पे आके लड़ना, ये तो नेताओं का काम है जिनको वोट देते हैं, जिन नेताओं को वोट देते हैं, नोट देते हैं, जिन नेताओं को ताकत देते हैं, उनका काम है कि वो सड़कों पर जाके लड़े। अगर जनता लड़ रही है तो उन नेताओं का क्या फायदा है, जिन नेताओं को हमने बहुत बड़े बड़े नेता ताकत दे के बनाए। इसलिए ये आज जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी की हम पहचाने कि कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन, कौन सा दल, कौन सा नेता आपके पक्ष में खड़ा है और कौन आपके बच्चों को संस्थागत उनकी हत्या होने पे बैठ के तमाशा देखा। और अगर आज नहीं जागे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे ऐसे कानून इस देश में आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या वास्तविकता में हम इस देश के रहने वाले हैं, या कानून ये हमारे लिए बन रहे हैं या हम कोई बाहर के लोग। इस तरह की स्थिति आज देश में पैदा हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम इतिहास को जानते हैं कि इस देश की इस व्यवस्था का
आज के कमजोर किसानों की इस हाल का जिम्मेदार कौन है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा राजनीतिक शत्रु है, इस बात को हम जानते पहचानते हैं और हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे।